हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारी क्लास साइकोलॉजी की है और अब तक जितनी भी हमने क्लास ली हैं वो सभी की सभी महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज की क्लास में ये कहूँगा कि आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। याद रखना, आज की जो क्लास का नाम है वो है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये किसका है? ये दी थी कोहलवर्ग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है बच्चा, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में चाहे एग्जाम सी टेट हो, एस टेट हो, अदर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, टीचिंग लाइन का, याद रखना सभी की सब इस जगह से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज की जो थ्योरी है उसे हम शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एग्जाम का समय वो नज़दीक है। आज की जो थ्योरी है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था कोहलबर्ग ने। और याद रखना, कोहलबर्ग किस देश के निवासी हैं? अमेरिका के। किस देश के निवासी हैं? अमेरिका। इसी को कहा जाता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो किसने दी? कोहलबर्ग ने दी। इसी थ्योरीज के अंदर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है क्या, और कोहलबर्ग जी क्या समझाना है, कहना चाहते हैं। तो नैतिक विकास के बारे में सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि नैतिक विकास क्या है। नैतिक विकास का जो अर्थ होता है वो होता है जहाँ व्यक्ति या बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय लेना सीख जाता है, जहाँ उसे ये पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, उसी को कहा जाता है मॉरल डेवलपमेंट। जैसे अगर किसी व्यक्ति के सामने या व्यक्ति वो कोई भी काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, जो भी काम कर रहा है, अगर उसे उसके काम के करने से किसी व्यक्ति दूसरे इंसान को कोई परेशानी हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो वो उस काम को नहीं, या किसी काम को करने के लिए अगर वो सोच रहा है तो उसके पहले बारे में अगर विचार कर लेगा कि इसका परिणाम क्या निकलना। अगर लगेगा कि इसका परिणाम गलत है तो वो उस काम को नहीं करे। तो यही होता है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जहाँ हम लोग ये जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो से याद रखना, 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं, पक्के हैं। तो याद रखना, जहाँ पर बच्चा या व्यक्ति सही और गलत के बारे में सही और गलत व्यक्ति सही और गलत के बारे में निर्णय ले सके। सही और गलत के बारे में क्या कर सके? निर्णय ले सके। निर्णय ले सके, उसे नैतिक विकास कहते हैं। अब नैतिक विकास के बारे में जब कोहलबर्ग ने इस चीज़ के बारे में कहा था कि नैतिक विकास है क्या, तो इस चीज़ के बारे में समझना, इन्होंने स्कूल के बच्चों के ऊपर एक स्कूल के कुछ बच्चों को इन्होंने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी के अंदर इन्होंने उन बच्चों से ये जानने की कोशिश की कि बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट या सोचने समझने की कितना क्षमता है, या जो उस व्यक्ति की जिसकी स्टोरी सुनाई थी उस व्यक्ति ने वो काम किया है वो सही किया या गलत किया है। तो देखिए, इन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी, हमसे आ जाता है एग्जाम के अंदर कि कोहलबर्ग ने जो बच्चों को स्टोरी सुनाई थी वो किसके ऊपर सुनाई थी। तो याद रखना, उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था, जिस व्यक्ति का क्या नाम था? हिंज। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने स्टोरी बताई थी। और ये जो स्टोरी है ये इन्होंने कोहलबर्ग जी ने उन बच्चों को सुनाई और उन बच्चों से जानने की कोशिश की जो हिंज ने जो कार्य किया है या काम किया वो सही है या गलत है। तो देखिए, ये स्टोरी क्या है, एक बार स्टोरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनकी स्टोरी है वो है क्या। हिंज की एक पत्नी होती है, और वैसे सभी की एक ही पत्नी होती है, तो ऐसा वो ना सोचे कि हिंज की एक पत्नी है। हिंज की वाइफ होती है, बीबी होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है।
और जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है तो बिल्कुल इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगर इसे समय पर दवा ना दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी बीबी है वो मर जाएगी। तो इसलिए हिंज एक पुअर फैमिली से, गरीब परिवार से होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बीबी का सही जगह से या सही तरीके से इलाज कर सके। लेकिन वो कैसे भी करके इधर उधर से जितनी उसकी इनकम थी, सेविंग थी, सबको मिला के वो कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर लेता है, किसी से मांग के, किसी भी तरीके से। अब उसने जो अपनी बीबी के लिए पैसे जो इकट्ठे किए थे वो तकरीबन उसने 500 रुपये के करीब उसने पैसे जो है वो इकट्ठे कर लिए। लेकिन जैसे ही ये मेडिकल स्टोर के पास जाता है और जाने के बाद में उस मेडिकल वाले भाई से बोलता है कि मुझे ये दवा चाहिए, क्या आपके पास ये दवा है? तो वो मेडिकल वाला बोलता है हाँ बिल्कुल दवा है मेरे पास। तो उसने बोला कि इस दवा का प्राइस क्या है? उसने कहा ये दवा जो है वो 1,000 रुपये की है। तो उसने दवा का रेट कितना बता दिया उस मेडिकल स्टोर वाले ने? 1,000 रुपये। तो उस जो दवा का जो रेट था 1,000 रुपये, तो हिंज कहता है नहीं, इस दवा का जो रेट है वो तो इतना नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं तो इसे 1,000 रुपये में ही बेचूंगा। तो उसने क्या करता है कि वो लगभग उस दवा का जो रेट है वो उसको लगभग 8 से 10 गुना अधिक दामों में बेचता है, जो उसका प्राइस होता है उससे 8 से 10 गुना अधिक दामों में बेचने की कोशिश करता है, बेचता है। अब हिंद इस चीज को लेके कहता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप मुझे ये दवा दे दीजिए, क्योंकि अगर अब मैंने ये दवा अपनी बीवी को नहीं दी तो मेरी बीवी है वो मर जाएगी। तो जब हिंद इस चीज के बारे में जानता है कि अगर मैं इस दवा को नहीं लेके गया तो मेरी जो बीवी है वो क्या है, मारी जाएगी या मर जाएगी मेरी बीवी। तो वो रिक्वेस्ट करता है, बड़ी मेडिकल स्टोर वाले भाई से बोलता है भाई जी दवाई दे दीजिए, कैसे भी कर लीजिए, इंसानियत के नाते ही दे दो, मेरे पास फिलहाल इतना पैसा है और पैसा नहीं है। लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला है वो क्या करता है, उसने भी अपनी जो दवा है वो बनाई थी कैसे भी करके, वो पूरे शहर में, क्योंकि एक ही मेडिकल पे बस वो दवा मिली थी, तो उसने कहा था कि नहीं मैं इस दवा को बेच के पैसा अच्छा कमाना चाहता हूँ। तो उसने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और उसने कहा कि अगर तुम्हें दवा चाहिए तो मैं 1,000 से 1 रुपये भी कम नहीं दूंगा। जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा तो अब जब सिचुएशन ऐसी आती है, जिस व्यक्ति को नीड या जरूरत ज़्यादा होती है तो वो तो हर कंडीशन में लेगा भाई, कर्ज लेके ले, इधर उधर से ले, उसे तो चाहिए। लेकिन सामने वाला है, उसके अंदर ये है, अगर इंसानियत है थोड़ी बहुत, नैतिकता है, तो वो थोड़ा सोचेगा, वरना क्या है वो नहीं सोचेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना का समय आया था 2020 के अंदर, तो क्या था कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो उसकी जो रेट था, प्राइस था, वो बहुत अधिक हो गया था। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसकी नीड लोगों को ज़्यादा थी और उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम थी। इसीलिए क्या हो गया कि उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गया। जैसे उत्तराखंड के अंदर आपने सुना था कि भाई एक बार उत्तराखंड के अंदर क्या ही थी, यानी कि रौद्र रूप हो चुका था, बादल फट गया था, बाढ़ आ गई थी, तो बहुत भयंकर बाढ़ थी। उसके अंदर एक एक पानी की जो बोतल की जो वो थी, वो कितने की थी, 100 100 200 200 रुपये 300 300 रुपये की सिर्फ ओनली क्या है पानी की बोतल बेची गई थी। तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिंज होता है वो अपनी बीवी के लिए यही कहता है भाई मुझे दवा दे दो, मेरे पास सिर्फ ओनली 500 रुपये हैं। अब जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में किससे बोला, उस मेडिकल स्टोर वाले से बोला, तो मेडिकल स्टोर वाले ने, उस भाई ने कह दिया कि नहीं भैया मैं तो सिर्फ 1,000 से 1 रुपये में भी कम नहीं दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो आप लोग लेके जा सकते हो। तो इसीलिए अब हिंद के मन में एक विचार आया, या मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं दवा को लूँ, कैसे भी अरेंजमेंट करूँ, मुझे दवा चाहिए। या दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली, दूसरी कंडीशन सोची कि क्यों ना मैं इस दवा की चोरी कर लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हिंज को ये भी लग रहा था कि गलती से अगर मैंने ये चोरी कर ली तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये गलत काम है। नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट तो यही कहता है भाई चोरी करना गलत बात है। लेकिन हिंज को कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर मैंने ये दवा ना ली, या किसी भी तरीके से दवा मेरे पास नहीं आई, या मैंने अपनी बीवी को ना दी, तो मेरी जो बीवी है वो मर जाएगी। तो वो अपनी बीवी से प्रेम भी अधिक करता था, तो वो मरने भी नहीं देना चाह रहा था। और नैतिकता थी, थोड़ी नॉलेज थी, मॉरल डेवलपमेंट था उसके अंदर, तो वो चोरी करने में भी थोड़ा क्या था, सस्पेंस में चल रहा था। तो फाइनली वो क्या करता है, वो चोरी करने के बारे में क्या है सोच लेता है। अब जब कोहलबर्ग ने यही स्टोरी बच्चों को सुनाई तो बच्चों से जानने की कोशिश की, क्या हिंज ने ये सही काम किया, चोरी करना सही किया या गलत है, आप लोग अपनी समझ से बताइए। तो बस यहीं पर ये कंडीशन हो जाती है कि जो हिंज होता है, अब हिंज की स्टोरी सुन के सभी बच्चों के अलग अलग तरीके से आंसर आते हैं। तो देखिए किस तरीके से वो आंसर और किस तरीके से कोलबर्ग जी हैं वो इस चीज़ के बारे में कहते हैं। अगर पेपर में आता है कि कोलबर्ग ने जो स्टोरी थी वो किसको के ऊपर सुनाई थी, देखना हिंज नाम के व्यक्ति की ऊपर।
इन्होंने जो कोहलवर्ग होते हैं, कोहलवर्ग ने जो महत्व दिया है, अधिक महत्व दिया है, वो किसे दिया था याद रखना, अधिक महत्व दिया था मेल यानी कि पुरुषों को, यानी कि पुरुष को। इन्होंने कहा था जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यायवादी होते हैं, यानी पुरुषों के अंदर न्याय करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। और इन्होंने कहा था, तो इन्होंने कम महत्व दिया था, इन्होंने जो कम महत्व दिया था वो कम महत्व दिया था फीमेल को, यानी कि महिलाओं को। इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो देखभाल करने वाली होती हैं, केयर में वो ज्यादा परिपक्व होती हैं, लेकिन न्याय लेने में महिलाएं इतनी ज्यादा परिपक्व नहीं होती। तो इसी चीज को लेके एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या कहा था याद रखना, जिन्होंने नैतिक विकास यानी कोहलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। और जिन्होंने ये आलोचना की थी उन व्यक्ति का क्या नाम था याद रखना, उनका नाम था कैरोल गिलीगन। कैरोल गिलीगन ने किसकी आलोचना की थी, नैतिक विकास के सिद्धांत, यानी जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत की क्या दी थी, इन्होंने आलोचना की थी। याद रखना पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी अभी करंट में जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में नहीं, 2023 में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इस चीज के बारे में याद रखना, हर एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के बाद में इन कोहलबर्ग ने कहा था कि जो ये सॉरी कैरोल गिलिगन ने कहा था कि जो कोहलबर्ग है वो तो सिर्फ किसको महत्व दे रहे हैं, वो तो पुरुषों को दे रहे हैं, मेल के बारे में कह रहे हैं, फीमेल के बारे में तो इतना कुछ कह ही नहीं रहे। उन्होंने तो एक वर्ड बोल दिया कि जो फीमेल होती है बस वो क्या करती हैं, वो सिर्फ केयर करती हैं, देखभाल अच्छा कर सकती हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। जब इसी चीज के बारे में इनसे आगे चले तो इनसे कुछ बातचीत हुई भाई, तो आलोचना करने पर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लोगे, इन्हीं का नाम लोगे, ये चीज याद रखना। इसी के साथ में कोहलबर्ग ने दो शब्दों का यूज किया था, जो है एक तो होता है नैतिक दुविधा, और एक वर्ड होता है नैतिक तर्कना। जो नैतिक दुविधा होती है इसे कहा जाता है मॉरल डिलीमा, और नैतिक तर्कना को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो होता है वो दो कंडीशनों के साथ अपना गुजरता है, किसी भी चीज के बारे में विचार विमर्श करता है। याद रखना पहला जो विचार विमर्श होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा किस चीज के बारे में कहा है, तो नैतिक दुविधा होती है जब हमारे सामने कोई दो ऑप्शन ऐसे हों जो हमें ये लगे कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम या कोई भी हम लोग एग्जाम देते हैं, तो हमें दो ऑप्शन तो पता है कि भाई दो ऑप्शन तो बिल्कुल ये गलत ही है, लेकिन दो ऑप्शन कैसे लगते हैं, बिल्कुल सही। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, एस्टेट का एग्जाम होता है सीटेट का, तो सीटेट में क्या लगता है कि इसका ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज में हैं, अभी सस्पेंस में हैं। तो जहां पर व्यक्ति सिर्फ ओनली कंफ्यूज में है कि इसका ये भी हो सकता है और इसका वो भी हो सकता है, तो याद रखना उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा कहा जाता है, ये चीज याद रखना। तो जहां पर व्यक्ति जिस जगह व्यक्ति कंफ्यूज हो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी कि कहने का जो अर्थ वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है कि इसका आंसर होगा क्या, वही क्या होता है, नैतिक दुविधा होती है। और नैतिक तर्कना क्या होता है, नैतिक अगर मैं तर्कना की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है अब जिस जगह हम लोग एक फाइनल डिसीजन ले लें, जिस जगह हम क्या करते हैं फाइनल डिसीजन ले लें, तो फाइनल डिसीजन लेना
वो क्या कहलाता है, सही या गलत में से किसी एक को चुन ले, वही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाता है। तो याद रखना, सही या गलत में से किसी एक को चुनना, किसी एक को चुनना नैतिक तर्कना कहलाता है, याद रखना। तो भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जिस भाई को नोट्स चाहिए इसी तरीके से, तो वो क्या है कि हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब चीज़ दे रखी है, आप लोग एक बार वहाँ से बात करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बेहतरीन आपको स्कोर करना है तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हो। बाकी आपकी इसी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लास चलती रहेंगी, ताकि किसी बच्चे को साइकोलॉजी में कोई बच्चा ये ना कहे कि बस मेरे जो 1 नंबर 2 नंबर या किसी में 1 नंबर से रहेगा, ये याद रखना। इसी के बाद देखिए, इन्होंने एक और हमसे क्वेश्चन आता है कि नैतिक विकास के अंदर कोहलबर्ग ने संस्कृति को कितना महत्व दिया है। तो याद रखना, कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग ने संस्कृति को कम महत्व दिया है। क्या दिया है, कम महत्व दिया है, ये चीज याद रखना। तो जो कल्चर है उसको क्या है, कम महत्व दिया है। अब इन्होंने, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों से कर लेता हूं, इतने आप लोग मुझे ये बताना, नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा में, अगर एक लड़का और एक लड़की हैं, वो आपस में प्रेम करते हैं भाई, या एक हस्बैंड और वाइफ हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं और आपके पास दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों को एक ऑप्शन मिलता है कि भाई आप में से किसी एक को जॉब मिलेगी, मेल को या फीमेल को, तो उस जगह आप किसे अप्लाई करोगे? आप अपने लिए सोचोगे, अपनी बीवी के बारे में? तो जल्दी से भाई कमेंट्स करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नैतिक तर्कना इसमें क्या होगा और नैतिक दुविधा इसमें क्या है, तो ये भी दोनों कमेंट्स में लिख के भेजना। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के जो स्तर बताए हैं, ये जो स्तर बताए हैं वो कितने बताए हैं, 3, यानी कि जो लेवल बताए हैं, लेवल कितने बताए हैं इन्होंने, 3 बताए हैं। पहला जो लेवल होता है उसे कहा जाता है प्रे कन्वेंशनल लेवल, इसे कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है कन्वेंशनल लेवल, इसे कहा जाता है परंपरागत स्तर। और याद रखना, जहाँ तक हो सके इंग्लिश में इसका नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हिंदी 2-3 तरीके के नाम होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम रहेगा। और जो तीसरा होता है इसे कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसे कहा जाता है सर परंपरागत। तो कोहलबर्ग ने ये 3 क्या बताए हैं, स्तर बताए थे, 3 लेवल बताए हैं। कौन कौन से बताया याद रखना, पूर्व परंपरागत स्तर बताया है, परंपरागत स्तर बताया है, और उत्तर परंपरागत स्तर बताया है। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं। याद रखना, हर किसी लेवल की 2 उप स्टेज बताई हैं। तो अगर 2 उप स्टेज हो जाएंगी तो याद रखना वो कितनी हो जाएंगी, 6, क्योंकि 3 लेवल है, हर किसी की 2 रहेंगी तो कितनी हो जाएंगी, 6। लेवल 3 बताए हैं याद रखना, और सब स्टेज कितनी बताई है इन्होंने, सब स्टेज बताई है 6, यानी कि 6। ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, वो जानेंगे प्रे
कन्वेंशनल स्टेज के बारे में कि प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होता है वो क्या होती है क्या नहीं होती, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, देखिए जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसका जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है इन्होंने 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का। अब प्री कन्वेंशनल एज कितनी है, 4 से 10 वर्ष। अब 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा होगा, क्या उसे नैतिकता, क्या उसे समाज के सही और गलत के बारे में पता होगा? कुछ बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इसमें याद रखना, इसमें जो बच्चा होता है उसे नैतिकता का क्या होता है, अज्ञान होता है, यानी कि उसे नैतिकता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो देखिए इस चीज के अंदर क्या होता है, याद रखना, इसमें जो इसमें बच्चे में नैतिकता शून्य होती है। इसमें बच्चे में क्या होती है, नैतिकता जो होती है बिल्कुल शून्य होती है। अब जो शून्य जो नैतिकता होती है, इसमें बच्चा इसमें बच्चा सही और गलत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसमें जो बच्चा होता है वो सही और गलत के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो सिर्फ वो काम करता है जो उसे क्या है, खुशी दे, प्रसन्नता दे। याद रखना, तो यही चीज क्या होती है, ये होती है प्री कन्वेंशनल की स्टेज। इसकी अब जो सब स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो याद रखना, इसकी सब स्टेज जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, यानी कि उप अवस्थाएं। उप अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट जो इसके अंदर उप स्टेज जो होती है उसके बारे में जानेंगे। तो लेवल फर्स्ट, और याद रखना सब स्टेज, ये भी क्या होगी हमारी फर्स्ट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता, यानी कि इसी को कहा जाता है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है, इसके अंदर याद रखना, बच्चा जो भी वर्क करेगा वो सिर्फ किसके ऊपर करता है, या तो वो उसे दंड से बचना चाहता है या किसी आज्ञा के अनुसार करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना, अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा वो खेलने लग रहा है और खेलते खेलते उससे कोई भी चीज क्या है अचानक से टूट जाती है, तो उस जगह उस बच्चे से जो भी चीज टूटी है वो क्या करेगा, वो उस चीज को अपने घर पे आके बताएगा नहीं, या वो अपने माता पिता को नहीं बोलेगा कि भाई ये मुझसे टूट गई है, नुकसान हो गया है। क्यों? क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। या अगर वो किसी खेल से या कोई भी गेम खेल रहा है, उसके पास कोई भी कॉस्टली चीज रखी है, तो बच्चा, उसे पता है कि अगर ये टूट गई तो मम्मी पापा मुझे मारेंगे, तो वो उसे तोड़ने से पहले या उसके पास जो खेल रहा होगा वो नहीं खेलेगा। लेकिन उसे समझ नहीं, उसे ज्ञान नहीं है कि सही और गलत क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसे डर जरूर है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो माता पिता, जैसे कुछ बच्चे होते हैं और हमारे घर पे कोई गेस्ट आया, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या है भाई, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, राम राम बोलते हैं, जो भी उनसे वो करते हैं वो बोलना शुरू करते हैं।
जब वो बोलते हैं तो बोलने के बाद में वो क्या करते हैं, तो बहुत बच्चे क्या है, बहुत बच्चे इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भाई अगर मैं इनसे प्रणाम ना करूं या राम राम ना करूंगा तो कहीं हमारे माता पिता मुझे बाद में ना मारे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं वो लोग, इसीलिए वो जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ के बारे में उन्हें बोल देते हैं, बता देते हैं कि ठीक है जी, प्रणाम जी, राम राम जी, पैर छुएंगे जी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये चले जाएंगे तो जाने के बाद में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही होता है, याद रखना कि जो इसमें बच्चा होता है वो सिर्फ ओनली क्या करता है, सजा से बचने के लिए या सिर्फ ओनली आज्ञा के कारण ही, जैसे माता पिता ने कहा "भी ठीक है पैर ले लो, पैर छू लीजिए, अच्छा राम राम बोल दीजिए, अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए", तो इसमें क्या करता है बच्चा, याद रखना, इस अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए या अपने माता पिता की आज्ञा से किसी काम को करते हैं, ये चीज याद रखना। तो इसमें जो बच्चा है या तो वो किसी दंड से बचने के लिए कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो माता पिता मुझसे गुस्सा होंगे, या वो क्या करते हैं, वो या फिर इसलिए वर्क को करते हैं कि ठीक है भाई माता ने बोल दिया, पिता ने बोल दिया, ठीक है भाई आपके ये फूफा जी हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके दादाजी हैं, इनको प्रणाम कीजिए, ठीक है भाई ये मामा जी हैं, इनको नमस्ते कीजिए, पैर छूजिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है वो आज्ञा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर उनकी क्या है, ये चीज़ हैबिट्स में आने लगती हैं, बड़े होते जाते हैं तो चीज़ें वही आदत बन जाती हैं। तो बच्चों को बचपन में थोड़े मैनर्स जो है यानी कि चीज़ें बतानी चाहिए ताकि बच्चा आगे चल के किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। दूसरी जो उप स्टेज होती है वो कौन सी होती है, याद रखना, इसे कहा जाता है साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल, रिलेटिव, रिलेटिविटीज, इंडिविजुअलिज्म। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि क्या करेगा, इसके अंदर बच्चा उन कार्यों को करता है जो बच्चे के सामने क्या होते हैं, जैसा हम लोग बच्चे के सामने करते हैं। तो इसमें इस अवस्था को जो कहा गया है वो कहा गया है जैसे को तैसा, जैसे को तैसे वाली कंडीशन किस अवस्था को कहा गया है, याद रखना, साधनात्मकता, सापेक्षता, उन्मुखता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटीज जो होती है उसी को क्या कहा गया है, इसे कहा गया है, याद रखना, जैसे को तैसा वाली स्टेज। अब इसमें जैसे को तैसा क्या करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और रात के समय वो अपने पिता के पास सोया हुआ है, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, उनके जो पिता है वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं तेरी पीठ पे गुदगुदी करता हूँ, तू मेरी पीठ पे गुदगुदी करना। तो बच्चा क्या करता है, पहले पिताजी करेंगे फिर बच्चा करेगा। तो इसको कहते हैं जैसे को तैसा। या बहुत बार आपने क्या देखा होगा कि किसी भाई ने हमें गाली दे दी, तो हम क्या उस भाई को भी गाली देंगे जैसे को तैसा। किसी भाई ने हमसे प्यार से बोला, हम उससे प्यार से बोलेंगे जैसे को तैसा। तो जहां पर भी अगर रिएक्शन साथ की साथ मिल जाए, जैसा रिएक्शन जैसा चीज हमारे साथ हो रही है उसी का फीडबैक अगर वापस वैसा ही मिल रहा है, इसी को कहा जाता है जैसे का तैसा, याद रखना। तो इसकी जो सेकंड स्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, जैसे को तैसा कहा जाता है। किस स्टेज में होता है, ये जो होता है इसे कहा गया है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में। तो शायद मैं उम्र तो आपको पहले बता चुका हूँ, 4 से 10 वर्ष की अवस्था में, ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो लेवल सेकंड
लेवल सेकंड क्या था? लेवल सेकंड था हमारा कन्वेंशनल स्टेज लेवल, सॉरी, कन्वेंशनल लेवल। देखिए इस चीज के बारे में, इसका जो टाइम पीरियड बताया वो कितना बताया है? 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। कितना है? 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। देखिए अब इसी के अंदर, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है? अब बच्चे को जैसे पहली उस स्टेज में सिखाया गया था कि भाई आपको प्रणाम करना है, राम राम करना है, पैर छूने हैं, कोई अपने से बड़े से आएगा तो तमीज से बात करेंगे, हम किसी को गाली गलौज दे के ना बोलेंगे। ये सारी चीजें बच्चे को पहले ही सिखाई गई, तो बच्चे ने उन्हीं चीजों को क्या किया, दूसरे के मानकों को उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब वो उन्हीं के आधार पर क्या कर लेता है, सही और गलत के बारे में क्या करता है, निर्णय लेता है। तो याद रखना, इसमें बच्चा दूसरों के मानकों को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं के आधार पर या उसी के आधार पर, उसी के आधार पर निर्णय लेता है या डिसीजन लेता है। अब अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो खुद से क्या करेगा, पहले पैर छूना प्रारंभ कर देगा। ये चीजें किसमें बताई हैं? ये कन्वेंशनल लेवल के अंदर। हम्म, अब इसकी जो सब स्टेज होती हैं, सब स्टेज कितनी होती हैं? दो। अब सब स्टेज कौन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जान, तो याद रखना आप लोग, इसमें जो सब स्टेज हैं, बच्चा कमेंट्स करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट्स जो है पढ़ने लग रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करिए और इसी तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जो है मज़ा आ जाए। तो एक बार इसे कमेंट्स करते रहिए। देखिए अब सब स्टेज जो है बच्चा, वो कौन सी होती है? इसे कहा गया है, पहला होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल। अब इसमें जो एक लड़का या लड़की होगी, वो अपने आप को क्या है, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की जो स्टेज है वो कौन सी होती है, कन्वेंशनल स्टेज होती है। जैसे सपोज करना, घर पर एक बेटी है और जो वो बेटी होती है, वो बेटी क्या कर रही है कि वो अपनी माता के साथ है और उसकी माता घर का कुछ काम कर रही है। अचानक पड़ोस की कोई महिला आ जाती है और वो उनसे बात करने में व्यस्त हो जाती है, और माता जी उस समय झाड़ू लगा रही होती है, तो बेटी क्या करेगी, झाड़ू को उठाएगी और झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। जिस समय वो झाड़ू लगाना शुरू करेगी तो उस समय क्या होगा कि उस समय जो पड़ोस की महिला है, फीमेल है, वो क्या कहेगी, अरे आपकी बच्ची तो बड़ी बड़ी होगी है भाई, आपके साथ हेल्प करती है, आपका काम करती थी, सारी चीजें। तो वो क्या है, वो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। जो बेटी है, जो गुड़िया है, वो क्या है, अच्छा बनने की कोशिश करती है। इसी तरीके से लड़के हैं, तो लड़के हो या लड़कियां, बस इस स्टेज के अंदर क्या है, अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो अच्छा दिखेंगे कैसे, किसी काम को करके, बड़े ने कुछ बोला ठीक है जी मैं इस काम को करूंगी, कोई गेस्ट आ गया, सपोज करना, गेस्ट आने पर क्या है, माता जी अकेली उसमें लग रही हैं, भाई नाश्ता कराना, ये कराना, तो बच्चा उसकी उनकी हेल्प कराना शुरू कर देगा। यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की जो अवस्था होती है। याद रखना वो कौन सी कहलाती है, कन्वेंशनल लेवल कहलाता है। और कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये चीज याद रखिए। इसी के बाद में जो सेकंड जो अवस्था होती है, वही स्क्रीन शॉट लेते रहिए।
सेकेंड जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है कानून पालन उन्मुखता, यानी कि लॉ ऑर्डर। याद रखना। अब लॉ ऑर्डर क्या कहलाता है? अगर मैं लॉ ऑर्डर की बात करता हूँ, कानून पालन की बात करता हूँ, तो इसमें जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता देता है? वो कानूनों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। इस अवस्था में बच्चा कानूनों को प्राथमिकता देता है। अब जो ये कानूनों को प्राथमिकता देता है वो क्या करता है कि वह इस अवस्था के अंदर जो न्यायपालिक जो न्याय होता है सिर्फ उसी के बारे में चीजें बोलता है या करता है। देखिए, इसमें बच्चा न्याय को कानून के आधार पर मानता है। जैसे अब उसे पता है कि अगर हिंदी चोरी करेगा तो क्या है, गलत बात है, तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यही क्या होता है, कानून पालन होता है। वो कहता, वो बच्चा सोचता है कि नहीं, हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, जहां पर वो कानूनों को प्राथमिकता देता है, कानून ही इसके लिए क्या सर्वोपरि हो जाए कि ठीक है भाई, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। वही क्या कहलाता है, देखना, कानून पालन उन्मुखता कहलाता है। और ये किस में आता है, कन्वेंशनल स्टेज में। और इसी कन्वेंशनल स्टेज के साथ में इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये थ्योरी 2 से 3 नंबर आपके पूरे पक्के करती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तीसरी जो स्टेज है उसे कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, याद रखना, 13 वर्ष से अधिक होता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 13 वर्ष से अधिक। अब इससे पहले जो बच्चा है वो कानून के बारे में जान चुका है। अब क्या है कि उस बच्चे के अंदर कानूनों के बारे में जो है थोड़ी समझ आ चुकी है, कुछ अपनी समझ होगी और कुछ उसकी कानून के बारे की पहली समझ होगी। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा जो है वो चीज़ें जानने की कोशिश करता है। उसे पता चल जाता है कि कानून के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। अगर किसी की जान बच रही है तो हम लोग कानूनों में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें उस बच्चे के अंदर क्या होती हैं कि वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए अपने निर्णय का, सेल्फ का, खुद का, जो उसके विचार हैं, जो उसका मत है, वो उसे क्या है, वो अपने मत के अनुसार भी चल सकता है। वो लोगों का जो निर्णय होता है वो कहीं ना कहीं उस निर्णय के बारे में क्या करता है, वो उन्हें बदल सकता है। वो किस स्टेज के अंदर करता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है, वो जो बच्चा है वो अब सही और गलत के बारे में उसका खुद का सेल्फ का भी एक निर्णय होता है। उसे पता है क्या सही और क्या गलत है। तो देखिए, इस चीज के बारे में जानते हैं हम लोग, याद रखना। इसमें फैसला खुद स्वयं बच्चा लेता है। याद रखना, किस स्टेज के अंदर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। इसी के बाद में इसकी क्या है, इसकी 2 सब स्टेज हैं। जो पहली सब स्टेज है इसे कहा जाता जाता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और टेंशन, बच्चा याद रखना। अब देखिए, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में क्या करता है, जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर क्या है, अब थोड़ी अपनी सोच को लेकर आ जाता है। उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं समाज के अंदर कुछ थोड़ी भाई बदलाव हो सकता है, समाज का जो निर्णय है वो सही है।
वो यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से जान चुका है कि समाज का निर्णय जो है वो सही है, लेकिन इन निर्णयों में थोड़ा बहुत भाई समाज के लिए हमें सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान बच रही है तो उनमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के अंदर याद रखना कि जो बच्चा होता है वो ये इस चीज़ के बारे में जान जाता है, इस अवस्था में बच्चा यह सोचता है कि जो कानून है वह समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं और समाज को उन्हें मानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं हम हाईवे से निकल के जाते हैं तो सभी पता है हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो ये जो नियम बनाया गया है वो भलाई के लिए है, ताकि हमारी जान बच सके। तो कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते। तो ये क्या है, हमें ये मानना चाहिए कि भाई हम अगर बाइक पे जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए, हमारी ही भलाई के लिए ये कानून बनाया गया है। इसी के बाद में इसकी जो सेकंड स्टेज होती है, तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो भाई। जो सेकंड जो स्टेज होती है उस स्टेज को कहा जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसको कहा जाता है, याद रखना, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी। देखो इसके अंदर क्या कहता है, इसमें जो बच्चा होता है इस अवस्था में बच्चा अब पूर्ण रूप से खुद के निर्णय के अनुसार निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। इसी के अंदर बच्चा जो है वो इस चीज के बारे में कहता है कि अगर किसी की जान बच रही है तो हमें उस जगह झूठ बोल देना चाहिए, या उस समय अगर किसी की जान, हमारे एक झूठ बोलने से किसी की जान जो है वो बच रही है, तो उस जगह हम लोग झूठ बोल सकते हैं। जैसे सपोज करना कि हम लोग रेड लाइट से क्रॉस, सबको पता है कि हाईवे पे रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उस जगह एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो हम उस जगह रेड, जो कानून है, जो नियम है, उसे तोड़ सकते हैं, हम रेड लाइट को क्रॉस करके उसे साइड में कर सकते हैं। तो यही क्या होती है, इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी कि इसमें जो बच्चा होता है, अब वो क्या होता है, वो सेल्फ यानी कि खुद के निर्णय बनाना या लेना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ आज जो हमारी जो ये थ्योरी है वो क्या होती है, समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कि इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।